नमस्कार विद्यार्थियों और गुरुजनों। तो हम लोग इससे पहले कैंसर के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं कि कैंसर में जो गांठ बनती है वो मैलिग्नेंट गांठ होती है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसी ट्यूमर जिसके ऊपर प्रोटीन कवर नहीं है, वो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह फैलेगी, यानी मेटास्टेसिस का करैक्टर होगा उसमें। और किन किन कारणों से होता है इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि किसी को कैंसर हो गया है तो उसको पता कैसे लगाएं भाई उसको कैंसर है। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो अब एक चीज़ पे मैं थोड़ा आपको ले जाऊं पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिकल यानी भौतिक कारण होते हैं, कुछ रेज होती हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं और कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी वायरस वगैरह होते हैं जिनसे कैंसर होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल रह गया कि वो सब क्या करेंगे, अंदर जाके क्या करेंगे कि रेज की वजह से रेज गिरी, कोई किरणें गिरी, विकिरणें, अल्ट्रा बैंगनी किरणें गिरी, उन किरणों ने किया क्या, ये सवाल है। तो मैं आपको बता दूं वो सब क्या करती हैं, वो सब म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन करती हैं, म्यूटेशन करती है। हमारे जो जीन्स होते हैं, जो प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट करती है। कुछ जीन होते हैं ट्यूमर स्प्रेसर जीन, TSG, T से ट्यूमर, S से स्प्रेसर, G से जीन, यानी ट्यूमर को स्प्रेस करने वाले जीन, ट्यूमर को रोकने वाले जीन। उन जीन के ऊपर जाकर गिरती हैं वो विकिरणें या वो केमिकल। वो क्या करते हैं, उस जीन को डिस्टर्ब कर देते हैं, फिर वो ट्यूमर को नहीं रोक सकता, ट्यूमर होगा। फिर जब तक ये जीन बढ़िया काम कर रहे हैं तो ट्यूमर होने नहीं देंगे, ट्यूमर को रोके रखेंगे। चलो ये सब हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैंसर किसी को हो जाए तो पता कैसे करें। तो देखिए, जैसे पहली बात है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया किसको बोलते हैं? ल्यूकेमिया ब्लड के कैंसर को बोलते हैं। वास्तव में इसमें क्या होता है, ये ल्यूकेमिया जो वर्ड शब्द जो लिया गया है वो ल्यूकोसाइट से लिया गया है। ल्यूकोसाइट, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ऐसे ही प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी से संबंधित कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर शॉर्ट में। इसमें क्या होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है, नंबर्स ऑफ डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, नंबर्स यानी संख्या, ये संख्या बढ़ जाती है। कहाँ चेक करें? तो या तो आप इसको चेक कर सकते हो बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, और या इसको आप चेक कर सकते हो किस में, ब्लड में। ब्लड में तो ब्लड में चेक कर लो, चाहे बोन मैरो में चेक कर लो, वहां हमें डब्ल्यूबीसी जो है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा मिलेंगी। इसका मतलब उस व्यक्ति को ब्लड का कैंसर है। नेक्स्ट, बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी। तो एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, उसको मैं बता दूं। जैसे मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन डालते रहते हो, ऐसे ही एक सवाल आया व्हाट्सएप ग्रुप में कि क्या सर शरबत से कैंसर होता है क्या, शरबत से? तो मैं उस बात को जो बता रहा था पिछले टॉपिक में, वो एक्चुअल में क्या थी उसको ध्यान से सुनो। मैंने वहाँ यूँ कहा कि जो सैकेरिन मिलाया जाता है शरबत में, एक एग्जाम्पल देखो आप इसको, कहाँ यहाँ बना देता हूँ ना, यहाँ देखो, ये अपने पानी है, पानी के अंदर शरबत मिला दिया और चीनी मिला दी, चीनी, शुगर। एक तो ये शरबत है, और एक शरबत ऐसा बनाया जिसमें पानी में हम लोगों ने सैकेरिन मिला दिया।
चीनी मिलाने की बजाय सैकेरिन मिला दिया। तो भारत देश महान देश, मिलावटियों का भी देश है। तो आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन को चीनी वाला शरबत पिलाएं, काफ़ी महंगा पड़ता है। तो एक सीधा शॉर्ट ट्रिक निकाल ली, क्यों ना चीनी की जगह सैकेरिन मिला देते हैं। तो सैकेरिन चीनी की तुलना में 200 से 300 गुना ज़्यादा मीठी होती है। अगर 100 किलो चीनी 1 ड्रम पानी को मीठा कर रही है, तो वो सैकेरिन जो है 100 किलो सैकेरिन 300 ड्रम पानी को मीठा कर देगा। देखो कहाँ 1 ड्रम मीठा होना था, कहाँ उतनी ही क्वांटिटी से 300 ड्रम मीठे हो जाएंगे। तो अब ये सैकेरिन जो है, ये आप चाहे शरबत में मिला के पी लो, या चाहे आप हलवे में डाल के खा लो, या आप कैसे मर्जी यूज कर लो इसको। अगर आप चीनी की जगह सैकेरिन यूज कर रहे हैं तो ये कैंसर का कारण बनता है, सैकेरिन। ओके, चलो आगे बढ़े हम लोग। बायोप्सी, नेक्स्ट टॉपिक बायोप्सी। बायोप्सी किसको बोलते हैं, मैं इसको लिख देता हूं। बायोप्सी होता है काटा गया उत्तक, काटा गया टिश्यू, काटा गया उत्तक। देखो मैंने मान लो मेरे स्किन जो है वहाँ कोई गांठ निकल गई, ट्यूमर निकल गई, और मुझे डाउट हो रहा है कि ये कैंसर तो नहीं है कहीं। मैं क्या करूँगा, डॉक्टर के पास जाऊँगा, डॉक्टर साहब गांठ निकल गई है, ट्यूमर बन गई है। डॉक्टर मुझे कहाँ भेजेगा, लैब में, डायग्नोस्टिक लैब होती हैं जो, वहाँ लैब वाले क्या करेंगे, मेरे उस ट्यूमर में से थोड़े से सेल ले लेंगे, ट्यूमर में से थोड़े से सेल टिश्यू काट के अलग कर लेंगे। तो थोड़े से सेल को काट के अलग कर लेना, टिश्यू को काट कर अलग कर लेना, यह कहलाता है बायोप्सी। फिर वो क्या करेंगे, वो उस सेल के साथ साथ थोड़े नॉर्मल सेल भी लेते हैं, गांठ के अलावा, ट्यूमर के अलावा आसपास से भी थोड़े बहुत सेल ले लेते हैं। अब वो क्या करेंगे, तो टिश्यू यानी हिस्टो, पैथो मतलब डिजीज, लॉजी मतलब स्टडी, अध्ययन, उत्तक में रोगों का अध्ययन हिस्टोपैथोलॉजी कहलाता है। कि टिश्यू में कोई डिजीज जो है उसको स्टडी करना, टिश्यू में डिजीज को स्टडी करना हिस्टोपैथोलॉजी होता है। तो अब वो क्या करेंगे, उस कटे हुए टिश्यू को, सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाकर देखेंगे, माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे, इसको हिस्टोपैथोलॉजी बोल दिया। तो एनसीईआरटी ने तो इतना लिखकर छोड़ दिया कि जी हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। एक्चुअल में वहाँ करते क्या है लैब में, उस पर चर्चा करें अपने, मैं बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा ज़्यादा आगे डीप में नहीं जाऊँगा मैं जो बीएससी वालों के लिए, एमएससी वालों के लिए इम्यूनोलॉजी तैयार करूँगा उसमें ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा। यहाँ एनसीईआरटी की बात करते हैं हमने। हिस्टोपैथोलॉजी में करते क्या है, वो एक्चुअल में वहाँ माइक्रोस्कोप के अंदर टिश्यू की केआई वैल्यू निकालते हैं। केआई वैल्यू सेल्स की कैसे निकलती है वो केआई वैल्यू, तो वो एक तो ये डाउट वाला सेल ले लिया जिस पे डाउट है, ट्यूमर है, ट्यूमर से निकाला हुआ सेल ले लिया। दूसरा जो सेल है वो उन्होंने नॉर्मल सेल ले लिया, नॉर्मल सेल ले लिया। दोनों सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख लिया, रखकर इसका भी केआई निकाल लिया, इसका भी केआई निकाल लिया। दोनों के केआई वैल्यू को कंपेयर करेंगे, दोनों को केआई वैल्यू है उनको, उनकी तुलना करेंगे। तो डाउट सेल वर्सेस नॉर्मल सेल, तो क्या पाएंगे, अगर केआई वैल्यू बढ़ा हुआ पाया जाता है, मतलब ज्यादा मिले, केआई वैल्यू में ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब उसका केंद्रक जो है वो नॉर्मल केंद्रक से उसका साइज जो है वो बड़ा है। तो उसमें जो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके नंबर्स भी ज्यादा हैं। राइबोसोम ज्यादा मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मिलेंगे, न्यूक्लियस का साइज बड़ा मिलेगा, केआई वैल्यू उसका ज्यादा आएगा। अगर दोनों का केआई वैल्यू बराबर आए, इसका मतलब वो सेल जो है वो नॉर्मल सेल है, वो बेनाइन ट्यूमर है, वो सुदम अवरुद्ध है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर
डॉक्टर के पास जाएं, नॉर्मल गांठ को सही करने वाला ट्रीटमेंट ले लें। ठीक है, मोस्टली लोग मेरे जैसे हैं तो पता चल गया भाई कैंसर नहीं है तो घर भी जा सकते हैं वो लोग। बाकी घर नहीं जाना है, डॉक्टर के पास दोबारा जाना है लैब से रिपोर्ट लेके। हाँ, अगर लैब वाला रिपोर्ट में डाल देता है वहाँ या तो लिख दे मेटास्टेसिस या लिख दे मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो उसको देखते ही आपको पता चल जाएगा खुद को ही कि वो कैंसर है। मैलिग्नेंट लिखते ही या मेटास्टेसिस लिखते ही तो फिर थोड़ा अलर्ट हो जाना, थोड़ा क्या पूरी तरह से अलर्ट होना है वैसे तो, और शुरुआती स्टेज में ही ट्रीटमेंट ले लेना है और इलाज हो जाता है। बस आपको उसमें बने रहना होता है, मतलब हिम्मत नहीं हारनी होती है। अपनी बॉडी एंटीबॉडी ज़रूर बनाएगी उसके खिलाफ एक ना एक दिन। चलो अब बात करें कि भाई KI वैल्यू बढ़ जाता है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा बता दिया मैंने कि KI वैल्यू कैसे निकालते हैं। KI वैल्यू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का आयतन और कोशिका द्रव्य का आयतन, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म का वॉल्यूम। तो जितना न्यूक्लियोप्लाज्म का आयतन है, मतलब केंद्रक द्रव्य का आयतन, और ये कोशिका द्रव्य का आयतन माइनस केंद्रक द्रव्य का आयतन, इसमें वैल्यूज रख के डिवाइड करेंगे इसको तो अपने KI वैल्यू निकल जाएगी। चलो ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग आगे कि जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं हमारे जो अंदर, बाहर वाली तो ट्यूमर देख गई, अंदर वाली ट्यूमर को कैसे देखें? तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये या तो एक्सरे लगाएंगे, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ इन तीनों में क्या करना है, अलग मार्कर से लिख देता हूँ मैं। जब इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन मतलब आंतरिक अंगों के चित्र प्राप्त करने होते हैं, आंतरिक अंगों के चित्र, आंतरिक अंगों के इंटरनल के चित्र जब लेने हैं तो या तो एक्सरे करते हैं या MRI लगाते हैं या CT स्कैन लगाते हैं। MRI से 3D डायग्राम मिल जाएगा, CT स्कैन से भी 3D मिल जाएगा। इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट है MRI। क्यों MRI बेस्ट है मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, क्योंकि MRI में जो रेज होती हैं, किरणें होती हैं, वो अनआयनकारी किरणें होती हैं, अनआयनकारी किरणें यानी नॉन आयोनाइज्ड रेज। अनआयनकारी किरणें होती हैं जो हार्मफुल है ही नहीं, क्यों आयन सी नहीं है तो हार्मफुल कैसे होंगी वो। फिर नेक्स्ट मेथड लगाते हैं कई बार मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देखो, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, स्पेशल एंटीजन के लिए पहले से बनाकर रख लिए जाते हैं स्पेशल एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी उन एंटीजन पर गिराए जाते हैं। उनके अंदर आपस में रिएक्शन हो गई, इसका मतलब वो एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के लिए बने हैं। जो हमने एंटीबॉडी गिरा है यानी सामने वैसा एंटीजन मौजूद है। तो ऐसे भी चेक किया जाता है, और ऐसे एंटीबॉडी जो बनाए जाते हैं जिस टेक्निक से, उसको बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक। तो हाइब्रिडोमा तकनीक हम फिर कभी डिटेल में पढ़ेंगे, इसका टॉपिक आएगा जब खुद का अलग से, अभी यहाँ इतनी चर्चा नहीं करेंगे। फिर प्रेडिस्पोज, इसको देखें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत कम मटेरियल मिल पा रहा है इसमें NCERT में। प्रेडिस्पोज किसको बोलते हैं, तो मैं इसके लिए थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। प्रेडिस्पोज को हम देखें क्या है, तो इससे पहले मैं एक थोड़ा जीनों का कॉम्बिनेशन समझाता हूँ आपको, ताकि आसानी से समझ में आ जाए आपके। पहले तो प्रेडिस्पोज बोलते किसको है? देखो मैं आपको कहूँ भाई, कोई रूम है, वहाँ जो कोरोना वायरस यानी वो जमात, ये आपने सुना होगा जमात वाले इकट्ठे हुए, वहाँ कोरोना फैला। मैं कहूँ आपको भाई, मेरे रूम में खूब सारे जमाती रुक कर गए हैं, मैं ऐसा बोलूँ कि वहाँ उस रूम में खूब सारे जमाती रह कर गए, यानी वहाँ वो जगह क्या हो गई है, वो सस्पेक्टेड हो गई है।
मतलब वहाँ डाउट हो गया है कि भाई लगभग वहाँ कोरोना वायरस पॉसिबल है, यानी वो कोरोना डिजीज़ के लिए वो सस्पेक्टेड एरिया है उतना, तो उस एरिया को बोलेंगे कि वो एरिया प्रीडिस्पोज हो चुका है, मतलब वहाँ में भी पॉसिबल है कि कोरोना हो जाए। ऐसे ही कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें फैमिली बैकग्राउंड में दादा परदादा नानी दादियों पीछे से कैंसर होता आ रहा है पीढ़ियों में। तो फिर वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसमें आइडिया लगाते हैं कि अच्छा परिवार में कैंसर था, इसको कैंसर था, तो आगे पॉसिबिलिटी है कि आगे बच्चों में कैंसर आए, तो फिर वो उसको बोलते हैं कि प्रीडिस्पोज है वो फैमिली, मतलब वो व्यक्ति प्रीडिस्पोज है, उसमें कैंसर की पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो उस परिवार से। ऐसे देखो ना आप कि भाई टीबी के मरीज को कोई डॉक्टर देख रहा है तो वो एक तरह से टीबी वाले एरिया के अंदर ही रह रहा है, तो वो एक तरह से प्रीडिस्पोज हो सकता है डॉक्टर, मतलब संभावनाएं हो सकती है वहाँ पर। तो नॉर्मली क्या देखा गया, जिसमें ऐसी महिलाएं जिनमें बरका फर्स्ट और बरका सेकंड जीन दोनों मौजूद हैं, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरी कैंसर और भी 3-4 तरह के कैंसर हैं, क्लोनल कैंसर भी होते हैं। मेन इनकी बात करें, बरका फर्स्ट बरका सेकंड, अगर ये 2 जीन किसी फैमिली के अंदर मेंबर्स में हैं, इसका मतलब उसमें संभावनाएं हैं इस तरह के कैंसर के हो जाने की, स्तन कैंसर हो जाने की, अंडाशय कैंसर हो जाने की। अब ये वाले जो जीन हैं, अगर ये जीन किसी फैमिली में चल रहे हैं, ये वाले ग्रुप है जो, तो उसको नॉर्मली देखा गया है कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर होता है। अब आप कहोगे सर क्या इन जीनों की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है? नहीं, ये जीन तो एक्चुअल में क्या है, ट्यूमर स्प्रेसिंग जीन, ट्यूमर को रोकने वाले जीन है ये। तो अगर इन जीनों के ऊपर कोई रे आती है, अल्ट्रावायलेट रे आई या कोई ऐसा केमिकल आया जिनकी वजह से इन जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, यानी उत्परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, अब ये जीन प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। ये जीन जो ट्यूमर को रोकते थे अब रोकेंगे नहीं तो ट्यूमर हो जाएगी। तो जिनमें ऐसे जीन हैं उनमें म्यूटेशन हो जाने के बाद कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरी कैंसर। अब अगर किसी व्यक्ति में, देखो इससे एक ट्रीटमेंट की संभावना भी निकल रही है, प्रीडिस्पोज तो हो गए क्योंकि अगर ये जीन मौजूद हैं तो कैंसर की पॉसिबिलिटी है, यानी वो व्यक्ति प्रीडिस्पोज है, और जिस दिन इन जीनों में म्यूटेशन हो गया तो उसको कैंसर हो जाएगा। जब तक म्यूटेशन नहीं हो रहा है इन जीन में तब तक कैंसर नहीं होगा। अब किसी व्यक्ति में मान लो बरका फर्स्ट और बरका बीआरडी फर्स्ट ये कॉम्बिनेशन बैठ गया, इंटरचेंज हो गया, मतलब इन दोनों के साथ एक हटे और उधर वाले में से कोई आ जाए, ये इधर वाला ग्रुप है जो इस साइड वाला, तो क्या कॉम्बिनेशन बैठा, उस आदमी में बरका फर्स्ट और BARD फर्स्ट ये कॉम्बिनेशन आ गया। तो क्या देखा गया कि जब ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए जीनों का तो ऐसों में 90% पॉसिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, 90% संभावना कम हो जाती है कि उनमें कैंसर हो नहीं पाता है। क्यों? कारण बताता हूँ आपको। तो अब मैं जो कारण बता रहा हूँ वो एक रिसर्च पेपर से लिया हुआ है मेरा कारण, कहीं कोई आप मेरे से ऑथेंटिक न्यूज़ मांगे, क्योंकि ये वाले जीन तो नॉर्मली पढ़ा दिए जाते हैं MBBS कॉलेज में, उन पे चर्चा होती नहीं है कम, और आपके सुरेंद्र सर तो पता ही है आपको, फिर चर्चा खूब लंबी चौड़ी कर ही लेते हैं, जब करने लगते हैं तब नीयत अच्छी हो जिस दिन। तो बरका फर्स्ट और BRD फर्स्ट ये जीन आ गए किसी में, इन दोनों ही जीनों का काम होता है ट्यूमर को रोकना, DNA रिपेयरिंग करना, कहीं डिस्प्यूट हो गया है, म्यूटेशन हो गया, उसको रिपेयर करना। तो किसी वजह से ये जीन डिप्रेस्ड हो गया, मान लो ये काम करना बंद कर गया, म्यूटेशन हो गया इसमें, तो ये काम नहीं कर रहा। मैंने कहा इन दोनों का काम सेम है तो ये तो काम करेगा ना, ये काम करेगा तो ये उस म्यूटेशन को
जो ये उस ट्यूमर बनने को रोक देगा। इसमें म्यूटेशन हो जाए एक में तो उधर वाला रोक देगा। मतलब दोनों में जब इन दोनों जीनों का कॉम्बिनेशन है तो ट्यूमर होने की संभावनाएं कम से कम है। तो फिर यहाँ से भी आइडिया लगता है कि जिस परिवार में इस तरह के जीन चल रहे हैं या बच्चे में इस तरह के जीन हैं उसको ट्यूमर की संभावनाएं बहुत ही कम है। तो ज़्यादा लंबा नहीं जाते हुए इस टॉपिक के ऊपर मैं इसको ख़त्म करूँ जल्दी से और आपको बताऊं कि जिन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर ओवेरी कैंसर हो जाता है, मतलब ये जो जीन होते हैं जिनमें ये दोनों कॉम्बिनेशन, तो उनमें पहले से ही आइडिया तो लगा लिया, अभी कैंसर की संभावनाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो क्या करेंगे उनमें, वो या तो ब्रेस्ट रिमूव करते हैं तो 90% चांसेस कम हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, और जब ओवेरी रिमूव कर देते हैं तो फिर ब्रेस्ट और ओवेरी दोनों प्रकार के कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओवेरी से एस्ट्रोजन बनता है और एस्ट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा भी कैंसर का कारण बनती है। तो +2 के लेवल पे चलो अभी यहीं ख़त्म करें हम लोग और आगे जाएं कि भाई अब कैंसर हो गया है, पता चल गया है कि कैसे कैसे है, इसका ट्रीटमेंट कैसे लें। तो आइए अब हम लोग चर्चा करें इस बात पर कि किसी को कैंसर हो गया है, पता लग गया है, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे शुरू करें। तो ट्रीटमेंट के NCERT में 4 तरीके दिए हुए हैं: शल्य चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा, रसायन चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी करना, विकिरण मतलब कुछ रेज से ट्रीटमेंट करना, कीमोथेरेपी मतलब कुछ केमिकल्स देकर, और एंटीबॉडी देकर एंटीबॉडी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले सर्जरी में क्या होता है, जैसे पता चल गया भाई डाउट है इसके ऊपर, कोई ट्यूमर बन गई, डाउट्स है, तो क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करके डॉक्टर हैं वो उस टिश्यू को काट देते हैं, उस ट्यूमर्स को निकाल देते हैं। तो कट द टिश्यू को काट देंगे। फिर विकिरण चिकित्सा, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ रेज गिराई जाती हैं। जैसे ये मान लो ट्यूमर वाली सेल है और ये अगल बगल में हेल्थी सेल है, ये स्वस्थ कोशिकाएं हैं ब्लू वाले, और ये वाला जो है रेड वाला, ये गांठ ट्यूमर कैंसर वाली सेल है मान लो। तो इसके ऊपर क्या है, रे गिराएंगे, कोबाल्ट 60 या एक्सरे, ताकि इसको क्या करें, डिस्ट्रॉय करें इसको। अब इसमें एक समस्या रहती है, एक तो डर ये लगा रहता है कि इसके साथ साथ हेल्थी सेल ये वाले जो हैं इनके ऊपर वो रे ना गिर जाए, क्योंकि फिर ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये एक समस्या रहती है इसमें। फिर बात करें कीमोथेरेपी में कुछ केमिकल दिए जाते हैं, जैसे विनब्लास्टिन नाम की दवाई है, औषधि है। तो ये मेडिसिन जो है वो सदाबहार के पौधे से प्राप्त की जाती है। तो ये केमिकल दिए जाता है ताकि बॉडी है वो एंटीबॉडी बनाए, उन एंटीजनों को डिस्ट्रॉय करे। इस केमिकल के अंदर क्या रहता है, साइड इफेक्ट रहते हैं कुछ एक, ये भी देखने को मिले हैं हम, दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स। कैसे साइड इफेक्ट, जैसे उसके बालों का झड़ना, बाल झड़ने लग जाएंगे उस व्यक्ति के जिनको ये केमिकल दिए जा रहे हैं। एनीमिया हो जाएगा, यानी रुधिर की कमी। रुधिर की कमी का मतलब ये नहीं है कि ब्लड कम हो गया, इसका मतलब है कि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। एक आम भाषा में कह देते हैं कि रुधिर की कमी, एक्चुअल में क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और फिर लास्ट बात करें हम लोग कि एंटीबॉडी दिए जाएं, अल्फा इंटरफेरोन नाम का एंटीबॉडी दिया जाता है नॉर्मली। देखो कैंसर कोशिकाओं के अंदर क्या है, एक गुण होता है, ये अपने आप को पहचाने जाने से बचाती हैं, छुपती हैं, कि इम्यून सिस्टम इसको पहचान ना जाए, छुपने की कोशिश करती है। तो छुपने की जो कोशिश करती है, इम्यून सिस्टम पकड़ नहीं पाता उसको, सोया रहता है इम्यून सिस्टम। तो हमारा ये करेक्टर है कैंसर की कोशिकाओं में। तो ये अल्फा इंटरफेरोन इसलिए दिया जाता है ताकि ये अल्फा इंटरफेरोन अंदर जाए और इम्यून सिस्टम को बोले भाई कैंसर आ गया बॉडी में, खड़े हो, तुम तो सो रहे हो आराम से,
खड़े हो, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ, इसको डिस्ट्रॉय करो। मतलब सोए हुए इम्यून सिस्टम को जगाता है ये अल्फा इंटरफेरोन। इस प्रोसेस को एनसीईआरटी में एक नाम लिखा हुआ है BRM। BRM मतलब बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, जैविक अनुक्रिया रूपांतरण। क्या मतलब है उसका? कि कुछ ऐसे एंटीबॉडी देना, कुछ ऐसे इंटरफेरोन देना जो बॉडी में जाए, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करे ताकि वो एंटीजन को पहचाने और उन एंटीजनों को डिस्ट्रॉय करे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जैविक अनुक्रिया रूपांतरण, मतलब उसको मॉडिफाई कर दिया है इम्यून सिस्टम को। तो ये लगभग टॉपिक कवर हो गए हैं। हाँ, एक चीज़, वो एक संदेह रह गया था कुछ स्टूडेंट्स में कि सर सैकेरिन ज़्यादा मीठा है या कौन सा ज़्यादा मीठा है। देखो, नेचुरली जो शुगर होती है सबसे ज़्यादा मीठी वो तो होती है फ्रैक्टोज। सुना होगा तुमने नाम फ्रैक्टोज, ये तो नेचुरली सबसे ज़्यादा मीठी है। एक है एडवेंटम। एडवेंटम जो है आर्टिफिशियल बनाई गई शुगर है, कृत्रिम रूप से बनाई गई। ये लगभग 20,000 टाइम मीठी होती है चीनी से, 20,000 गुना मीठी। अगर 1 किलो चीनी से 1 ड्रम मीठा कर सकते हो आप, अगर मानो, तो आप 1 किलो एडवेंटम से 20,000 ड्रम मीठी कर सकते हो। तो ये टॉपिक तो कैंसर वाला ख़त्म हो गया है। आज इसके ऊपर मैं थोड़े अपना व्यक्तिगत आपको बता दूं। नॉर्मली क्या होता है, कैंसर हो जाने पर कैंसर से नहीं मरता है व्यक्ति, अपने डर की वजह से ज़्यादा डाउन होता चला जाता है। तो अगर किसी को डाउट है कि उसमें कैंसर है तो अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ चेक कराएं। आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, चेक कराएं। अब मेरे को फ़ोन में मतलब व्हाट्सएप मत डालने लग जाना आप लोग। एक अध्यापक में और डॉक्टर में बहुत फ़र्क होता है, तो एक अच्छा डॉक्टर आप पता करें। हाँ, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ तुम्हें। तो अच्छे डॉक्टर के पास जाकर और उसको आइडेंटिफाई कराओ कि वो नॉर्मल ट्यूमर है, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट है तो समय पर उसका ट्रीटमेंट लेना शुरू करो। और सबसे बड़ी बात, अपने कॉन्फिडेंस को कमज़ोर मत होने दो, एक फाइटर की तरह डटे रहो। निश्चित ही एक ना एक दिन हमारा बॉडी एंटीबॉडी ज़रूर बनाएगा। केवल कैंसर ही नहीं, दुनिया में कोई भी रोग है उसके एंटीजन को मारने के लिए जो एंटीबॉडी बनाते हैं हमारा शरीर बनाता है एक न एक दिन, चाहे तुरंत बनाए, चाहे 4 महीने ठहर के बनाए, चाहे 2 महीने ठहर के बनाए, एंटीबॉडी ज़रूर बनते हैं। तो जिस व्यक्ति को आप पाओ कि हाँ भाई कैंसर हो गया है उसको और वो डिप्रेस्ड हो, उसको थोड़ा सा आपको हौसला दिलवाना है कि एक दिन तुम जीतोगे ज़रूर, बस डटे रहो। तो ठीक है विद्यार्थियों, टॉपिक ख़त्म है हमारा। और आपके सुझाव आमंत्रित हैं, डाउट्स आमंत्रित हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आना और बिल्कुल बताना। और एक महत्वपूर्ण सूचना तो रहेगी कि मैं इम्यूनोलॉजी के ऊपर BSc और MSc लेवल के लिए एक बुक सेट कर रहा हूँ और उसमें डिटेल में आएगी इम्यूनोलॉजी। तो आप लोग वो बुक भी देख सकते हैं, उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं आप लोग। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत करते रहें, खुश रहें, मौज करें, जहाँ तक संभव हो किसी के काम आते रहें, सहायता करते रहें। धन्यवाद।